एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सीए दीपक दौलतानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th कॉमर्स का अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेक्चर। सर इसमें आज क्या सीखेंगे हम? इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, क्योंकि अकाउंटिंग जो है एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, जिसमें ये टर्म सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखो, कोई भी आप लैंग्वेज लेते हो उसमें बेसिक बेसिक टर्म सीखते हो, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। तो सिमिलरली अकाउंटिंग में भी हमें पहले कुछ उसके बेसिक टर्म सीखने पड़ेंगे एंड धीरे धीरे हम उसको प्रोग्रेस करेंगे। एंड जो टर्म्स है डायरेक्टली नहीं सिखाऊंगा, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा एग्जांपल सेट करूंगा, उसके बाद वो लिंक करूंगा पूरे टर्म्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब हमारा ये फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटेंसी का हमारा फर्स्ट लेक्चर। ठीक है सर, आपने बोला था एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यस, एक एग्जांपल हमारा रेडी है, उसके थ्रू पूरे अकाउंटिंग टर्म सिखाने वाला हूं। तो ये एग्जांपल है एक पर्सन का जिसका नाम है विक्की। तो ये कौन है? ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे ये विक्की नाम का एक पर्सन है। इसके बहुत अच्छे बहुत बड़े ड्रीम से स्टार्ट से, जब से पढ़ाई कर रहा था तब से उसको शौक था कुकिंग करने का। एंड वो क्लियर कर चुका था अपने माइंड में कि मैं इसमें ही कुछ अपना प्रोफेशन बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उसको पता था कि डायरेक्टली रेस्टोरेंट में डालूंगा पैसे इतने सारे तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो स्टार्टेड विद द फूड ट्रक से, कि पहले लोगों तक पहुंचूं मैं, अलग अलग एरिया में वो ट्रक लेके जाऊं, अलग अलग लोगों को अपना जो डिशेस बनाता हूँ अच्छी अच्छी डिशेस वो खिलाऊं। तो वो उसका आइडिया था। एंड जो उसका फूड ट्रक का जो बिजनेस था उसका नाम उसने रखा द रोलिंग बाइट। क्या नाम रखा है? द रोलिंग बाइट। ओके, तो इसका माइंड क्लियर था कि मुझे ये काम करना है, ये चीजें चाहिए। ठीक है, पर सबसे पहले क्या चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? पैसा। तो ऑफ कोर्स इतना बड़ा जो प्लानिंग किया है तो उसने पैसा भी जमा करके रखा होगा, खुद का, खुद की सेविंग भी करके रखी होगी। तो जो खुद की सेविंग इतने सालों से की है और वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो की थी उसने ₹10 लाख। कितनी? ₹10 लाख की उसने पूरी सेविंग करके रखी थी। ओके, इसने ये पूरा 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बट 10 लाख में जब बिजनेस स्टार्ट किया उसको पता चला कि 10 लाख में तो मेरा काम होगा नहीं, तो फिर आगे क्या करना पड़ेगा? तो उसने अपने फ्रेंड के पास गया, अपना आइडिया बताया कि ऐसी ऐसी चीजें, मैं गारंटी बोलता हूँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। तो उसने फ्रेंड ने बोला ठीक है, एक काम कर, तेरे पास 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीज कम पड़ रहा है तो मैं देता हूँ एज ए लोन। ठीक है, तो बिट्टू नाम का एक फ्रेंड है उसका, उसने 5 लाख रुपीज दे दिए। तो इसने क्या किया और 5 लाख रुपीज लिए फ्रॉम बिट्टू। इससे बिट्टू से लोन ले लिया। ओके, अब टोटल आ गया इसके पास 15 लाख। 15 लाख रुपए स्टार्ट करने के लिए बिजनेस इनफ हो जाता है फूड ट्रक के लिए, ऐसा सोच के चला। अब 15 लाख आ तो गए, अब क्या क्या चीजें लेनी है? सबसे फर्स्ट ट्रक, वहीं तो बिजनेस चलाना है नहीं। तो ये ट्रक है, जब मार्केट में सेकेंड हैंड लेने गया तो ट्रक की कॉस्ट आई 8 लाख। सेकेंड हैंड ट्रक लेके आया 8 लाख रुपए में। उसके बाद यूटेंसिल्स वगैरह लगेंगी, ऑफ कोर्स कुकिंग का बिजनेस है, यूटेंसिल्स लगेंगी, डिफरेंट डिफरेंट ओवन्स लगेंगी, राइट, बाकी चीजें छोटी छोटी मशीन्स लगती है। तो ये सब चीजें जो मशीन्स वगैरह है वो अराउंड 2 लाख की आ गई। ओके, तो आउट ऑफ 15 लाख 10 लाख तो इधर बड़े खर्च हो गए। देन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खाना खिला रहा है उसके लिए क्या क्या लगेगा? वेजिटेबल्स लगेंगे डेली, डेली सब चीजें आपकी, राइस, दाल और जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो यूज करने वाला है, ठीक है, वो सब चीजें लगेगी। वो आ गया समझो, स्टार्ट में उसने 1 लाख रुपए उसमें खर्चा कर दिया एज ए स्टार्ट करने के लिए। और ऑफ कोर्स ये भी चीजें हमें डेली बेसिस पे लगने वाले हैं। तो स्टार्ट तो कर दिया इसने अभी, फिर कस्टमर जमा करना, राइट, कस्टमर उसके पास आने लगे, एक दो लोगों ने खाना खाया या एक दो लोगों ने जो उसकी डिशेस ट्राई की पसंद आई, फिर काफी सारे कस्टमर्स उसके बाद डेली आने लगे। एंड ये तो हुआ, ये क्या करने लगा उसके बाद, कोई कंपनी का कैंपस रहता है ना, उसके बाहर भी अपना फूड ट्रक लगाने लगा। अब कंपनीज के बाहर लगाने लगा या कोई बड़े बिजनेस के बाहर लगाने लगा। तो उस कंपनी वाले ने बोला भाई हमारे एम्प्लॉयज को वैसे तो हम खाना खिलाते हैं, तो बेटर आप काम करो कि हमें वो खाना प्रोवाइड करो एंड मंथली बेसिस पे हमें आपको बिलिंग हो जाएगी आपकी। तो बोलना उसने बोला ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, ये आपको पूरा एग्जांपल क्लियर है। अब 2-3 चीजें इसमें और डालेंगे। सर क्या करना है अब इसमें? तो देखो,
अब जो इसने 1 लाख का ही चीजें लाई, क्या क्या लाई है, खाने के जो सामान लेते हैं, मतलब वेजिटेबल्स या दाल राइस या राइट, ये सब चीजें रहती है उसमें, तो लेके तो आया। तो ऐसा जरूरी नहीं, अभी तो टाइम हो गया उसको 1-2 महीना, और 1 और 2 मंथ से कंसिस्टेंटली अच्छा खासा रॉ मटेरियल वो लोगों से खरीद रहा है। रॉ मटेरियल मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे डिशेस वो बनाने जा रहा है, तो उसके लिए जो चीजें लगने वाली हैं उसको हम वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो रॉ मटेरियल बोला जाता है फिलहाल तो जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, परचेस कर रहा है, उनकी सब पहचान हो गई है। तो उसने बोला सर एक काम करो, क्यों डेली बेसिस पे आप पेमेंट करते हो, बाद में दे देना। तो जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है ना, वो अभी वो क्या करने लगा, कैश में भी परचेस करने लगा, परचेस मतलब बाय करना, राइट, कैश में भी लेने लगा लोगों से, एंड क्रेडिट पे भी लेने लगा। क्या, क्रेडिट पे लेने लगा। ठीक है, ये 2 टर्म हो गई। मतलब हम जो रॉ मटेरियल बाय करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, या तो फिर हम कोई भी रॉ मटेरियल खरीद के उसको सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके रीसेल करने के लिए, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। एंड वो कैश में भी बाय किया जा सकता है एंड क्रेडिट पे भी बाय किया जा सकता है। एंड सिमिलरली, जैसे कि इनके साथ कोई कंपनी ने टाइप किया कि हमें 1 महीने तक आप पूरा डिशेस दो, अपनी खाना वगैरह प्रोवाइड करो, हम आपको मंथली पेमेंट कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये क्या करने लगा, अपने जो कस्टमर्स है, उनको भी कैश में भी सेल करने लगा एंड क्रेडिट में भी सेल करने लगा, दोनों तरीके से सेलिंग होने लगे उसकी। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे टर्म, और ऐसे ही इसका बिजनेस चलने लगा। तो आई होप इसका पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गया होगा, और छोटी छोटी चीजें होगी जो आपको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अब सीखेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, चलो, तो फर्स्ट टर्म आता है एंटिटी। सबसे पहले टर्म आ रहा है एंटिटी। सर एंटिटी मतलब क्या होता है, एंटिटी मतलब एक एंटरप्राइज। ठीक है, बेसिकली बोलूं तो बिजनेस का कोई नाम। एंड अकाउंटिंग में क्या बोला है इसको, इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट बोला गया है। तो मतलब इससे कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स हो गए, मतलब फ्यूचर बेनिफिट नहीं बोलूंगा इसको, कि इसके थ्रू, इसके नाम से, इकोनॉमिक यूनिट से हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे काम किया जा रहा है और प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है और पैसा कमाया जा रहा है, तो इसको हम इकोनॉमिक यूनिट बोलेंगे। बट एंटिटी जो है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो बिजनेस एंटिटी, एक तो क्या किया है बिजनेस एंटिटी, और एक किया नॉन बिजनेस एंटिटी। एक क्या किया है, नॉन बिजनेस एंटिटी। अब जो बिजनेस एंटिटी है ना, उसका क्लियरली मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा कमाना है, सिंपल। तो हम बिजनेस चालू ही क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इनका मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना, मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो इसके लिए इसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी। क्या बोला जाता है, बिजनेस एंटिटी बोला जाता है। एंड जो नॉन बिजनेस एंटिटी है वो चैरिटेबल ट्रस्ट है। उनका काम है कि लोगों को सर्विस देना फ्री में, या बहुत ही नॉमिनल फीस में। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या तो फिर वो पैसा नहीं भर सकते, तो वो नॉन बिजनेस एंटिटी की तरह काम होता है। जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो होते हैं, राइट, क्या होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो होते हैं, वो आपका जो भी इलाज रहता है वो फ्री में करते हैं, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में किया जाता है। या एनजीओस, ये क्या है, नॉन बिजनेस एंटिटी। एनजीओस क्या है, नॉन बिजनेस एंटिटी। तो मतलब एंटिटी का मतलब यही हुआ सर, एंटिटी मतलब एक इकोनॉमिक यूनिट जहां पे हमारा जो भी बिजनेस है, नॉन बिजनेस एंटिटी है जिसके नाम पे वो काम किया जा रहा है। तो बेसिकली बोलो तो बिजनेस का नाम या नॉन बिजनेस एंटिटी का नाम। तो यहाँ पे सर जो एग्जांपल दिया आपने, तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी क्या हुई, तो दो रोलिंग बाइट क्या होगी आपकी, एंटिटी होगी। तो विक्की ने रोलिंग बाइट नाम से एक एंटिटी खोली। तो आई होप यहाँ पे एंटिटी जो फर्स्ट टर्म है हमारी अकाउंटिंग आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब सेकंड टर्म की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है कैपिटल। क्या नाम है, कैपिटल। आपने ये एग्जांपल में देखा, विक्की ने क्या किया, खुद का पैसा जमा करके रखा था, मतलब सेव करके रखा था 2-3 साल से। अब वो पैसा किया है इन्वेस्ट। कहाँ के इन्वेस्ट, अपने ही बिजनेस में। मतलब खुद का पैसा जो सेव किया हुआ है और खुद के बिजनेस में वो इन्वेस्ट करना है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो मतलब कैपिटल बेसिकली बोलूं
जो ओनर का पैसा है सेव किया हुआ, वो अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कहां से सर? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब सर ओनर अलग एंड बिजनेस अलग। यस, ओनर अपना पर्सनल पैसा डालता है बिजनेस में, बट हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल मतलब हो रहा है, समझो यहाँ पे विक्की ने कितना 10 लाख रुपए लगाए, ओके 10 लाख रुपए लगाए, एंड हमारी एंटिटी जो है, मतलब हमारा जो बिजनेस है, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एंटिटी के, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये 10 लाख का क्या हो गया? कैपिटल हो गया इन द बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा हमने। क्या कॉन्सेप्ट सीखा यहाँ पे? जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैपिटल के साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमारा जो ओनर है, जो पैसा लगा रहा है, या पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है, मतलब अगर से सिंगल पर्सन रहा तो प्रोपराइटर जिसको बोलते हैं, सिंगल पर्सन जो बिजनेस चलाता है उसको बोलते हैं प्रोपराइटर, एंड पार्टनरशिप में जो उसको ओनर है उसको बोला जाएगा पार्टनर्स। तो जो ओनर्स है हमारे एंड जो हमारा बिजनेस है, करेक्ट, ये दोनों अलग है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो दोनों सेपरेट है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। एंड जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, नॉट फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसको ही बोला जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मतलब इतना जो अकाउंट सीखेंगे हम किसके लिए सीख रहे हैं? बिजनेस के लिए, नॉट फॉर ओनर। बिजनेस में ओनर ने पैसा लगा दिया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बन गया हमारा कैपिटल, दैट्स इट। ठीक है, और ये एक टाइप की, अभी देखो मैंने क्या बोला, बिजनेस अलग ओनर अलग। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो ये अलग ही एंटिटी बन गई ना बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो ओनर ने हमारे ऊपर पैसा लगाया है, राइट। तो जब भी एक टाइप की इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी मतलब सर क्या होता है? ये लायबिलिटी मतलब कोई पैसा दे रहा है आपको, तो बिजनेस को ओनर पैसा दे रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? वो एक लायबिलिटी, बट इंटरनल, घर की लायबिलिटी, देख लेंगे, कोई अर्जेंसी नहीं है पे करने की। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इसमें। अब जो मैंने बताया उसको रीड करते हैं। पहले क्या लिखा है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। मैंने क्या बोला आपको? जब सिंगल ओनर रहता है ना, अकेला बिजनेस चला रहा है, उसको बोलते हैं प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप मतलब सिंगल ओनर बिजनेस, एंड बाय पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इनटू द बिजनेस। मतलब सिंगल ओनर, प्रोपराइटर या पार्टनर्स अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। उसका एक और नाम है, दो और नाम है, नोन एज ओनर्स इक्विटी बोला जाता है एक तो, या तो फिर नेटवर्थ भी बोला जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आ सकता है आगे एग्जाम में आपके यूनिट टेस्ट में, 11th में स्पेशली। तो जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होती है ना आपकी, उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन। तो कैपिटल के दो और नाम है, जिसको बोला जाता है ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ, दोनों कैपिटल का ही नाम है। ओके, इसमें और कुछ है? इट इज लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, ऑफ द फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस के लिए बात की जा रही है, ऑफ द फर्म टूवर्ड्स प्रोपराइटर और पार्टनर्स। मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी है टूवर्ड्स प्रोपराइटर या पार्टनर्स। पार्टनर्स भी पैसा लगाते बिजनेस में, तो हमें उनको पैसा देना है, ये इंटरनल लायबिलिटी है। अंडर द बिजनेस, अभी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया मैंने, क्या बोला उसमें आपको? कि बिजनेस एंड ओनर दोनों सेपरेट है, एंड अकाउंटिंग जो करनी है हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो उसके बारे में लिखा है अभी। अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड फ्रॉम इट्स ओनर्स मतलब ओनर से अलग है, एंड जो अकाउंटिंग होती है इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, नॉट ओनर्स की। ठीक है, तो आई होप सेकंड कॉन्सेप्ट जो सेकंड टर्म था हमारा कैपिटल, एंड उसके साथ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम थर्ड, लायबिलिटीज। ये थोड़ा बड़ा टर्म है सर, लायबिलिटी तो बता दिया आपने थोड़ा, नहीं इतने से काम नहीं चलता है। लायबिलिटी मतलब एक ऑब्लिगेशन, एक डेट विच इज ओड बाय बिजनेस, मतलब हम किसी न किसी को हमको देना है। पेबल टू अदर्स, मतलब सर पेबल टू अदर्स कब आएगा? मतलब आपने कभी पास्ट में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आया कि रीपे करना पड़ेगा पैसा। एग्जांपल सर लोन,
तो जो फर्स्ट हमारा केस था, एग्जाम्पल था, ये जो 5 लाख रुपए लोन लिया ना बिट्टू से, किसे लिया था? बिट्टू से। तो ये क्या हो गई बिजनेस के लिए? लायबिलिटी हो गई। अब समझ में आया? तो बिजनेस के लिए जो लोन लिया है बिट्टू से वो लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, रीपे करना पड़ेगा जब आगे बढ़ जाएंगे हम। एंड दूसरी चीज, जब आप रॉ मटेरियल जो वेजिटेबल्स वगैरह खरीद रहे हो ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट में तो बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी फिर से, ये भी एक ऑब्लिगेशन है, तो इसको भी हम बोलेंगे लायबिलिटी। तो यहां पे हम आते हैं वापस लायबिलिटी टर्म में। तो मतलब सर, लोन फ्रॉम बैंक्स या फ्रॉम अदर्स, ये हमारी क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हम पैसा ले रहे हैं उधारी पे, वापस तो करना पड़ेगा ना, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, आपके ऊपर ड्यूटी है पे करने की। ठीक है, ये फर्स्ट वन। दूसरा, अगर से आप कुछ भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल वो क्रेडिट पे ले रहे हो, मतलब पैसा बाद में दे देंगे, ठीक है, वो क्रेडिट पे ले रहे हो, तो वो क्या हो जाती है? लायबिलिटी। सर, जिस पर्सन से हम लायबिलिटी मतलब क्रेडिट पे रॉ मटेरियल लिया जा रहा है या प्रोडक्ट जिसमें हम डील करते हैं, जो हम खरीदते हैं बेचते हैं प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, या खरीदते हैं नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, नया प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, तो जिससे हमने खरीदा, तो अकाउंटिंग में उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है क्रेडिटर। इसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। ओके, यहां पे क्या था? लोन फ्रॉम बैंक था। अगर से गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं वो क्रेडिट पे अगर से खरीद रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, जो हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, जिससे हम खरीद रहे हैं, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग टर्म में क्रेडिटर। एक और नया टर्म आ गया यहाँ पे, समझ में आया? और लायबिलिटी का बताओ सर, एक आधा एग्जांपल और देखो। अब समझो मेरे पास एम्प्लॉइज है काम करने के लिए, उनका सपोज 20,000 रुपीज पर मंथ में सैलरी दे रहा हूं, तो ईयरली सैलरी कितना हो गया 12 महीने का? 2,40,000। तो मेरा जो ईयर एंड हो रहा है, अकाउंटिंग जब खत्म हो रहा है अकाउंटिंग ईयर, वो हो रहा है 31 मार्च 25 को। ओके, एंड जो मार्च मंथ की जो सैलरी है वो पे करना बाकी है। काम करवाया मैंने उनसे, ठीक है, बट पे करना क्या है? बाकी है। तो जो सैलरी बाकी है, सैलरी देखा जाए तो मेरा खर्चा है हर महीने का, अगर से उसको पे करना बाकी है तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया? हमारा एक लायबिलिटी हो गया, जो एम्प्लॉय को पे करना बाकी है। अगेन आया क्लियर? लायबिलिटी मतलब होती क्या है? पास में ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, पे करना बाकी है, रिपे करना बाकी है, पेबल टू अदर्स। ठीक है, तो आते हैं उसकी अभी लैंग्वेज में कि लिखा क्या है उनमें। तो देखो, लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ओड, ओड मतलब पेबल बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेस किसी और को पैसा देने वाला है, देना बाकी है, मतलब कुछ ना कुछ तो उनसे लिया है जिसकी वजह से वो लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। सेकंड क्या लिखा है? लायबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर क्या है? अलग है ना, सेपरेट पर्सन है। तो जो ओनर से हमने कैपिटल लिया उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। तो लिखा है लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर्स दैट इज प्रोप्राइटर और पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। उसको वर्ड दिया इंटरनल लायबिलिटी। सेकंड वन, एंड लायबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स, जो बाहर के लोग हैं, जैसे बैंक से लोन लेना, रॉ मटेरियल खरीदना क्रेडिटर से क्रेडिट पे, राइट। तो अदर देन ओनर्स, मतलब जो ओनर्स के अलावा जो बाहर के लोग हैं उनसे हम कुछ पैसा ले रहे हैं या तो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में दो पार्ट हो गए वापस, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो हमारे अंदर के लोग हैं उनसे पैसा लिया हुआ है, एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग, उनको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलेंगे। अब लायबिलिटी हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक किया करंट लायबिलिटी, एक किया नॉन करंट लायबिलिटी। तो उसमें हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंट लायबिलिटी बेसिकली बताऊं तो जो जब हम अकाउंटिंग एंड कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन हम बैलेंस शीट वगैरह फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, जिस नेचुरली इंडिया में 31 मार्च आता है, कोई भी 31 मार्च 24, 25 जो भी आप साल का अकाउंटिंग कर रहे हो, तो सपोज 31 मार्च 25 है, एंड वो जो लायबिलिटी है मुझे विद इन 12 मंथ्स, मतलब जो नेक्स्ट 31 मार्च 26 के पहले पे करनी है, विद इन 12 मंथ्स मुझे पे करनी है। समझो रॉ मटेरियल खरीदूंगा क्रेडिट पे ऑफकोर्स, तो वो रुकेगा क्या? एक साल नहीं रुकेगा,
2-3 महीने में ज्यादा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी हमें। कोई भी बिजनेस उठा लो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाओ, उससे छोटे छोटे पार्ट्स जो हम खरीदते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो 2 या 3 महीने रुकेंगे ना, 90 डेज क्रेडिट, 60 डेज क्रेडिट, उसके ऊपर थोड़ी रुकने वाले हैं। तो वो जो विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करनी है लाइबिलिटीज को, उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। एंड जो बियॉन्ड 12 मंथ्स है सर, जैसे कि बैंक से लोन लेना, बैंक वाले थोड़ी ना आ जाएंगे आपके पास आज के आज पैसा पेमेंट करो, रुपए का तो पूरा नहीं आएंगे, धीरे धीरे पे करना पड़ता है। बट खत्म कब होगा वो? 5 साल, 10 साल, राइट, बहुत लंबा चलता है। तो वो क्या हो गया? बियॉन्ड 12 मंथ्स। क्या हो गया? बियॉन्ड 12 मंथ्स हो गया, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखो बोला क्या, liabilities which are payable within a period of 12 months, within a period of 12 months from the end of the accounting period, मतलब जिस दिन आप अकाउंटिंग एंड कर रहे हो, मतलब अकाउंटिंग पीरियड पूरा खत्म हो रहा है, विच इज नेचुरली इंडिया में 31 मार्च होता है, वहां से लेकर 12 महीना कैलकुलेट होगा। एग्जांपल सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या बताया था सन्ड्री क्रेडिटर का मैंने, कि विद इन सॉरी जिससे रॉ मटेरियल हमने खरीदे हैं क्रेडिट पे। एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब कुछ लोन्स, छोटे मोटे लोन्स लिए हमने जो 12 महीने के अंदर ही रीपे करने हैं, किसी पार्टी से या फ्रेंड से लोन लेके रखा है बिजनेस के लिए, जो 5-6 महीने में ही पे करना है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। आगे क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट वन, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोला है यहाँ पे? लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अगेन 31 मार्च। एग्जाम्पल सर, लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक का लोन, मतलब बियॉन्ड 12 मंथ्स को क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म लोन्स। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे हो गए, लायबिलिटी में दो थे, करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड बियॉन्ड 12 मंथ्स मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो अभी तक हमने कैपिटल सीख लिया, लायबिलिटी सीख ली, एंड छोटे मोटे क्रेडिटर वगैरह सीख लिया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आया नेक्स्ट असेट्स। अब सर असेट्स मतलब होता क्या है? असेट्स मतलब हमने कुछ खरीदा है, अपने पैसे देके खरीदा है, उसके ऊपर हमारा राइट आ गया है। क्या आ गया? राइट। तो एक जिसके ऊपर हमारा राइट है, कैसे यूज करना है हमारे ऊपर है, बट जिससे हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, वो भी हमारा असेट्स में आता है। सर एग्जांपल बताओ, जैसे कि विक्की ने अपने बिजनेस के लिए क्या खरीदा था? ट्रक। ट्रक से तो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना उसका। अगर ट्रक नहीं रहेगा तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? नहीं होगा। उसका सेल होगा? नहीं, बिजनेस ही नहीं चलेगा ना। जब सेल नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा, तो प्रॉफिट नहीं आएगा, पैसा कहां से आएगा? तो ट्रक उसके लिए क्या हो गया? असेट, जहां जाए वहां पार्क कर सकता है, वहां बिजनेस अपना खड़ा करेगा। करेक्ट है? जो उसमें जो यूटेंसिल्स वगैरह थी, जो मशीन्स, ओवन वगैरह जो यूज किया उसने, वो क्या हो गया उसके लिए? असेट। समझ रहे हो? उससे वो ओवन में खाना बनाएगा, गर्म करेगा, या जो उसका खाना बनाने का पूरे सिस्टम है पूरा, वो सब असेट्स है। खाना बनेगा तो जाके बेचेगा, तो जाके पैसे आएंगे उसके पास, तो वो सब चीजें आगे होगी असेट्स। दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं, मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या लगते हैं? मशीनरीज लगते हैं, बहुत बड़े बड़े, करोड़ों की, लाखों की। तो मशीनरी क्या हो गई? असेट हो गई ना, वो हमारी खरीदी हुई, जैसे चाहे वैसे यूज करूं मैं उसको, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर से समझो कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके ऊपर तो बिजनेस चलेगा हमारा। कोई छोटा सा ऑफिस खोला है, वो मेरा पूरा बिल्डिंग में पूरा ऑफिस बना हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी तो मेरा असेट है ना, वहीं तो मेरा बिजनेस चल रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा क्या हो गया? असेट हो गया। एक और एग्जांपल सर, फर्नीचर फिक्चर्स। सर फर्नीचर, फर्नीचर कैसे असेट? अरे भाई, क्लाइंट आएंगे हमारे ऑफिस में, बैठेंगे, या आपको जो विकी का फूड ट्रक था, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो टेबल चेयर रखा होगा उसने, उसको क्या बोलते हैं? फर्नीचर ही तो बोलते हैं। अगर टेबल चेयर नहीं रखूंगा तो खाना कैसे खाएंगे बेचारे? वो ऐसे थोड़े हाथ में खड़े रहेंगे सारा दिन, तो उससे भी तो बेनिफिट होगा ना हमारा। तो खाना खाने के लिए उनको फैसिलिटी दी जाएगी। या चलो ऑफिस में हमारे क्लाइंट आते हैं, मीटिंग होती है हमारी, बिठाते हो अच्छे से, खाना मतलब पानी वानी पिलाते हो जिसपे आराम से बैठ के, तो फर्नीचर ही तो बोला जाता है उसको। तो फर्नीचर भी हमारा क्या है? असेट्स होता है। एंड सर फिर दूसरा वर्ड आपने यूज किया, क्या नाम वर्ड यूज किया? फिक्चर्स। सर ये क्या है? तो देखो, फर्नीचर होता है जो मूवेबल होता है, चेयर टेबल वगैरह। फिक्चर्स मतलब सॉकेट वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें पिन वगैरह डालते हैं, या तो फिर जो नॉन मूवेबल आइटम्स है, बेसिकली बोलो तो नॉन मूवेबल आइटम्स को बोला जाता है फिक्चर्स। तो ये सब हमारे असेट्स में आते हैं। सर कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं? यस, कैश भी है असेट। बैंक में जो हमारा बैलेंस है वो भी हमारा असेट है, क्योंकि वो पैसा यूज करूंगा बिजनेस के लिए, कैश मेरा है, मेरी राइट है उसके ऊपर। सर दूसरा डेटर। डेटर क्या आता है सर? अभी ये
डेटर्स वो है जिसको हमारे कस्टमर है, मतलब डेटर्स हमारे कस्टमर है, बट हमने जो उसको गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स बेचे हैं या खाना दिया है, या जैसे अभी एग्जांपल था विकी केस में, एक कंपनी ने उनके साथ टाइप किया था 1 महीने के लिए खाना दो, बाद में हम बिलिंग करेंगे। तो वो क्या हुआ, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना उनको, वो क्रेडिट पे बेचा जा रहा है, मतलब इमीडिएट पेमेंट नहीं चाहिए, बाद में ले लेंगे, तो 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद। तो जिस पर्सन को, जिस कस्टमर को हमने क्रेडिट पे प्रोडक्ट बेचे अपने, उसको बोला जाता है डेटर्स। तो वो भी क्या हो गया, असेट, क्योंकि कभी ना कभी तो उससे पैसा आएगा, बेनिफिट होगा मेरा, आएगा नहीं, ये सब हमारी चीजें क्या है, असेट्स। सर और भी एग्जांपल, यस, गुडविल, मतलब क्या हुआ, ये इंटेंजिबल असेट है, जो दिखता नहीं है, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं। गुडविल, गुडविल मतलब सिंपली बोलो ब्रांड। अगर से आप लोग कोई ब्रांडेड, मतलब ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, उसकी फ्रेंचाइजी लेके स्टार्ट करोगे बिजनेस, तो आपका फर्स्ट डे से बिजनेस अप होगा, मतलब उसकी रेवेन्यू सेल्स बहुत होगी। क्यों? क्योंकि वो जाना पहचाना बिजनेस है, इसकी ब्रांड वैल्यू है, राइट। जैसे अमृततुल्य चाय वगैरह रहते हैं ना, आप देखो ना, स्टार्ट करो लोग फर्स्ट डे से आएंगे, बट अगर से आप नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो विदाउट ब्रांड और अपने नाम से स्टार्ट कर रहे हो, तो इट विल टेक सम टाइम, 1 और 2 years उसको गुडविल ब्रांड बनाने में टाइम लगेगा। बट फ्रेंचाइजी लोगे, आपको ब्रांडेड है, उसकी डायरेक्टली सेल इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्यों, मतलब उस गुडविल से हमारा क्या हो रहा है, फ्यूचर बेनिफिट हो रहा है, हमारा सेल बूस्ट हो रहा है, जिससे पैसा भी आएगा। तो अगेन ये सब में कहाँ आते हैं, असेट्स में आते हैं, ठीक है। तो उसको लिखा क्या है, आप देखो, दीज आर दी प्रोपराइटर्स ओन्ड बाय, मतलब सॉरी प्रोपराइटर्स नहीं, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। मतलब प्रॉपर्टीज मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सब प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, यही तो रिसोर्स है मेरी, इनसे ही तो मेरा बिजनेस चलता है, इनसे ही तो पैसा आता है, ये नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे करूंगा मैं, क्लियर। इन अदर वर्ड्स, विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन असेट। मतलब बोलना चाहे तो विच विल इनेबल, मतलब फर्म मतलब बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले फ्यूचर में, उसको क्या बोलते हैं हम, असेट्स। कस्टमर जो डेटा है हमारे, वो नहीं रहेंगे तो हमारा सेल को किसको सेल करेंगे हम, एग्जांपल्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, राइट, फर्नीचर, कैश, बैंक, गुड्स, जो आगे टर्म सिखाऊंगा, डेटर्स, गुडविल, ये सब हमारे असेट्स है, क्लियर। अब असेट में आते हैं 2 पार्ट वापस से, देखो, एक होता है नॉन करंट असेट, एक होता है करंट असेट्स। जिस असेट को, मैं क्या बोल रहा हूं, जिस असेट को बहुत टाइम लगेगा, मोर देन 1 year टाइम लगेगा कैश या बैंक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो जिस असेट को मोर देन 12 मंथ्स अगर से लगेगा टू कन्वर्ट इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन बियॉन्ड 12 मंथ्स, उसको बोलते हैं नॉन करंट असेट्स, क्लियर। क्या लिखा है, नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट व्हिच आर हेल्ड by an entity or enterprise, मतलब बिजनेस, not with the purpose of resale, रीसेल नहीं करना है उसको। अब बताओ, प्लांट है, मशीनरी खरीदोगे सेल करने के लिए नहीं, उस पर बिजनेस चलाना है, उसको यूज करना है। तो मतलब क्या हुआ सर, जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये नॉन करंट असेट है, यस। कैसे, उसको हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, या तो फिर बहुत सारा पैसा है हमारे पास, तो लैंड प्रॉपर्टीज में हम इन्वेस्ट करके रखेंगे, क्यों, रेंट आएगा, राइट, या तो फिर उसकी लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, बाद में बेच देंगे। पर रीसेल नहीं है उसका, लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हैं, मतलब बियॉन्ड 1 year रख रहे हैं हम उसको। तो क्या लिखा है, नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल बट हेल्ड एदर एज इन्वेस्टमेंट, जिसे रेंट और एप्रिसिएशन मिलेगा आगे जाके, और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब जहां पे बिजनेस किया जाएगा। और क्लियर, नॉन करंट से, ठीक है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करते रहना, आपके कमेंट्स के पूरे रिप्लाई मिलेंगे, ठीक है। अब आता है नॉन करंट असेट्स में, फिलहाल 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो क्या टेंजिबल असेट्स, एक क्या इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल वो है विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब सर जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको टच भी कर सकते हैं। एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, प्लांट, मशीनरी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फर्नीचर, फिक्चर्स देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ जाएंगे, टेंजिबल में। इंटेंजिबल सर, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, कांट सी, फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका। एग्जांपल बताओ सर उसका, उसका एग्जांपल है गुडविल, ब्रांड, उसकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है अच्छा खासा। दूसरा कॉपीराइट, कॉपीराइट कर दिया अपने प्रोडक्ट का, या ट्रेडमार्क, लोगों का ट्रेडमार्क रजिस्टर करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है,
assets which have physical existence and can be seen and touched, can be seen and touched are termed as tangible assets. इसको tangible assets बोल रहा है. It includes land, building, furniture, plant and machines. सब दिख सकते हैं ना, टच भी कर सकते हैं. तो क्या हो गया? tangible assets हो गया. intangible में क्या है सर फिर? assets which do not have physical existence, जिसका कोई physical existence नहीं है, and cannot be seen and cannot be touched are terms as intangible asset. Examples are goodwill, patents, copyright, trademark, software. सॉफ्टवेयर भी हमारा क्या है? इंटेंजिबल असेट है, दिखता नहीं है पर उससे बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, बेच के नहीं सॉरी, उसको यूज करके बहुत सारी चीजें यूज बना सकते हैं उससे. चलो अब सर एक तो बताया आपने नॉन करंट असेट, दूसरा टाइप क्या है? करंट असेट. अब करंट असेट मतलब क्या है? जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इजीली विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जांपल सर डेटर्स, कॉल लगाओ भाई पैसे दे दो, 2 महीना हो गया, ठीक है भाई लेके जाओ, कैश आ गया, कन्वर्ट कर दिया उसमें, डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर दिया, राइट. स्टॉक पड़ा है, मतलब स्टॉक मतलब आपका जो प्रोडक्ट्स है अनसोल्ड है, कल सेल कर दिया, पैसा आ गया कन्वर्ट कैश में, समझ रहे हो? कैश और बैंक बैलेंस क्या है? करंट असेट्स. क्यों? वो तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, उसको थोड़ी टाइम लगेगा. तो करंट असेट्स आर दोज असेट व्हिच आर हेल्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, मतलब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ ईयर, सच एज स्टॉक्स मतलब इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक मतलब प्रोडक्ट, और डेटर्स, डेटर्स को फोन करके बोल सकते हैं भाई पैसा दे दो, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके चलो यहाँ पे हमारा टर्म हो गई आपकी कैपिटल, देन लायबिलिटी, देन असेट्स. असेट्स में हमने पार्ट्स किए बहुत से, लायबिलिटी में 2 पार्ट सीखे. अब आते हैं ड्राइंग. सब ये नया टर्म क्या है नहीं समझ में आ रहा है. ड्राइंग मतलब खर्चा ही है, एक्सपेंस ही है, खर्चा, बट किसका सर? बिजनेस का नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस है ये, पर्सनल खर्चे. अब बिजनेस में पैसा तो लगा दिया, चलो 10 लाख रुपए लगा दिए, घर के लिए क्या करूं मैं? घर पे तो ऐसा चाहिए ना मुझे. तो बिजनेस चलने लगा, अच्छी खासी सेल होने लगी, तो घर पे क्या लेके जाऊं? तो बिजनेस में से ही जो पैसा पड़ा है घर का, बिजनेस का, या कोई गुड्स पड़ा है, प्रोडक्ट पड़ा है. अभी समझो विकी का फूड ट्रक का बिजनेस था, उसने पैसा लगा दिया, तो ऑफकोर्स घर पे भी तो खाना बनेगा ना, रोज थोड़ी यही खाएंगे हम, कुछ तो दाल चावल खाएंगे रोज कि ये डिशेस खाते बैठेंगे. तो क्या हुआ, उस खरीदने के लिए घर की स्कूल की फीस भरनी है बच्चे की वगैरह, या दूसरी चीजें पर्सनल एक्सपेंसेस है, मूवी देखने गए या कहीं घूमने गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, कहाँ से पैसा आएगा? बिजनेस से पैसा आएगा. तो जो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है या तो फिर प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं घर पे, फॉर किसके लिए? पर्सनल पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग. तो ड्राइंग मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैश विड्रॉ है, बैंक में से पैसा निकाल के चले गए बिजनेस में से, नहीं. गुड्स मतलब प्रोडक्ट भी लेके जा रहे हो ना अपने घर पे, तो वो भी एक ड्राइंग है आइधर में. तो उसको लिखा क्या है सर? अब इट इज द अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, और गुड्स मतलब प्रोडक्ट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, बाय कौन? प्रोपराइटर, प्रोपराइटरशिप में, और पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप मतलब ओनर्स बेसिकली, फॉर देयर मेन वर्ड पर्सनल यूज, नॉट ऑफिस यूज. ऑफिस यूज तो नॉर्मल बिजनेस का खर्चा हो गया ना, फिर वो एक्सपेंस नॉर्मल हो गया बिजनेस का, बट पर्सनल पर्पस के लिए अगर से कुछ खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स. एंड वो जब हम कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या था स्टार्ट में सिखाया कि जो बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल. अगर से वही कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल पर्पस, तो ऑफकोर्स को ड्राइंग बोलेंगे और वो कैपिटल को कम करेगा. इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, मतलब कैपिटल को वो कम करेगा. आई होप यहाँ तक कुछ टर्म आपको समझ में आ गए होंगे. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है गुड्स. अब छोटी छोटी टर्म्स बचे हैं, मेन मेन टर्म्स हो गए. अब आते हैं गुड्स. सर गुड्स मतलब होता क्या है? अब ये तो कुछ अलग है, आपने 2-3 बार वर्ड यूज किया बट बताया नहीं क्या है. गुड्स मतलब सिंपल जो प्रोडक्ट है जिसमें हम डील कर रहे हैं. अगर से समझो नॉर्मल मेरा शॉप है, तो क्या करूंगा? प्रोडक्ट खरीदूंगा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूंगा, सेल कर दूंगा, करेक्ट है. क्या हो गया मेरे लिए? गुड्स. मतलब मैं जिस बिजनेस में जो हूँ, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को गुड्स बोला जाता है. तो सर विक्की वाले केस में क्या होगा? वेजिटेबल्स वगैरह, राइस दाल वगैरह जो भी चीजें लग रही है उसको पानी वगैरह डेली बेसिस पे लगेगा, क्या होगा उसके लिए? वो गुड्स है. असल जो बेचेगा उसको भी गुड्स बोला जाता है. तो मतलब जो हम खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, या स्टॉक या परचेज जो भी है उसको क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है. इवन जो फिनिश गुड्स,
जो फिनिश गुड्स है, जो रेडी है हम लोगों को खिलाने के लिए, या तो फिर जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं बना के मैन्युफैक्चर करके, उसको फिनिश गुड बोलते हैं। तो वो भी हम क्या है, गुड्स ही है। मतलब बेसिकली जो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, वेदर रीसेल वेदर फॉर मैन्युफैक्चर, उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। Goods are those physical items of trade that are purchased to be sold. ठीक है, purchased to be sold. In other words, it is actually stock in trade. मतलब हमारा स्टॉक ही है, रॉ मटेरियल खरीदना स्टॉक ही ना हमारा। ऑफ एन एंटरप्राइज परचेस्ड, ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड, परचेस किया या तो फिर मैन्युफैक्चर किया विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। उसको हम सेल करने वाले ना, घर पे थोड़ी लेके जा रहे हैं। सर फिर वो जो प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग वो गुड्स नहीं है, नहीं है, वो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए। ये तो हमारे मेन प्रोडक्ट्स है ना, तो प्रोडक्ट्स जो है उसको बोला जाता है गुड्स। ठीक है, चलो अब आते हैं स्टॉक रिलेटेड टू गुड्स। स्टॉक सिंपल लैंग्वेज बताऊं, जो हमारे गुड्स है ना, मतलब अगर से जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करेंगे, राइट, उसको हम गुड्स बोलते हैं। या तो फिर हमने जो फिनिश गुड बनाया उसको भी गुड्स बोलते हैं। जो हमारे अनसोल्ड गुड्स है, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, दिन खत्म हो गया, अकाउंटिंग करनी है, जो हमारे अनसोल्ड गुड्स है, गुड्स जो पड़े हैं वो अनसोल्ड है, सेल करना बाकी है, उसको बोला जाता है स्टॉक, और दूसरा नाम है उसका इन्वेंट्रीज। बेसिक वही है, जो हमारे अनसोल्ड गुड्स पड़े हुए हैं ना बिजनेस में, जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री। देखो क्या लिखा है अभी, स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों एक ही है। इज अ टेंजिबल असेट which we can touch, is held by the business for the purpose of sale in the normal course of business or for the purpose of using it in the production of goods। मतलब ट्रेड करना, बेसिकली मतलब परचेस करके सेल करना, उसको गुड्स बोलते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट खरीदा मैन्युफैक्चर किया, उसको भी गुड्स बोला जाता है, वो बता रहे हैं, उसको स्टॉक ही बोलते हैं। बट दैट स्टॉक मतलब कब आएगा, स्टॉक कब बोला जाएगा उसको, जब अनसोल्ड गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जिस दिन आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, जिस दिन आप अकाउंटिंग क्लोज कर रहे हो, उस दिन जो अनसोल्ड गुड्स है उसको हम बोलते हैं स्टॉक और इन्वेंट्रीज। समझ में आया? ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टर्म। अभी देखो उसमें क्या हुआ, विक्की जो है, विक्की ने क्या किया, गुड्स बाय किया, मतलब प्रोडक्ट जो बाय किए थे। तो जो बाय करना होता है ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो प्लांट मशीनरी, जो ट्रक उसने खरीदा था, उसको बाय करना, उसको परचेस नहीं बोलेंगे। परचेसेस वर्ड तभी आएगा जब हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं गुड्स, एंड उसको बाय करना, मतलब बेसिकली गुड्स को बाय करना, जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसको परचेसेस बोलते हैं। मतलब वो परचेस क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है हमारा। ओके, तो देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर बॉट, मतलब बाय किया, फॉर रीसेल, मतलब जो गुड्स क्यों करते हैं, रीसेल के लिए, या तो फिर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बाय किया, दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, मतलब रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल बाय करना, या तो फिर प्रोडक्ट में जिसमें डील कर रहे हैं, जिसको हम गुड्स बोलते हैं, बाय करके सेल करना, रीसेल करना, तो उसको बाय करने के ही एक्सपेंस को क्या बोला जाता है, परचेसेस। इट इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज भी, क्रेडिट परचेज भी। विकी के केस में क्या था, विकी के केस में क्या था कि जो वेजिटेबल्स रोज रोज एक ही पर्सन से लेके आ रहा था, उसने क्या बोला था उसको कि भाई एक महीने में एक ही पेमेंट कर देगा, डेली मत करो, एक साथ पेमेंट कर देना। तो उसमें क्या था, परचेस दो टाइप के आए थे, एक कैश परचेस आया था, डेली बेसिस पे कैश पेमेंट हो रही है, एक आया था क्रेडिट परचेस। ठीक है, जो जो उधारी पे लेके चले गए सामान हम, तो जिस पर्सन ने क्रेडिट पे दिया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन रहा था, वो क्रेडिटर। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर। एज हमने वापस क्रेडिटर टर्म आया है फिर से, तो हम जो सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल हमें सेल कर रहा है, गुड सेल कर रहा है ऑन क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारे क्या है, लायबिलिटी। चलो अब आते हैं सेल्स। सर सेल्स, इसके लिए तो काम चल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस ओपन क्यों किया है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए, सेल होगा तो पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा हमारा, सबसे मेन टर्म है वो, है बिजी। सेल मतलब वापस वही जो गुड्स है वो अपने कस्टमर को बेचना, पर गुड्स, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सर बेचना नहीं होता है।
वो उसमें हम डील नहीं करते। तो गुड्स जो हमारे मेन प्रोडक्ट है उसको बेचना कस्टमर को, उसको बोलते हैं हम सेल्स। ओके, अब सेल्स भी ना दो टाइप में होगी। सेल्स भी एक तो कैश सेल्स होगा, एक क्रेडिट सेल होगा। तो विक्की के केस में क्या था, उसने एक कंपनी के साथ टाइप किया था। क्या किया टाइप कि कंपनी ने बोला था कि हमारे एम्प्लॉयज को खाना खिला देना, हमने 1 महीने में पेमेंट कर देंगे आपको। तो क्या हो रहा है, वो क्रेडिट सेल हो रहा है। एंड जिसको बेचा जाता है मतलब कंपनी फ्रॉम विक्की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, रोलिंग वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो क्या हो जाता है, डेटर। वो क्या होता है हमारा डेटर्स। जिस कस्टमर को हम क्रेडिट पे मतलब उधारी पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। और वो हमारा बनता है एसेट, क्योंकि हमें उनसे पैसा आना बाकी है। ओके, क्या बनता है, एसेट बन जाता है। एंड कैश सेल तो ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा आपको। तो सर एक चीज मुझे खटक रही है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है कि गुड्स, हमेशा गुड्स बोल रहे हो आप, प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं बोल रहे। तो मतलब वो नेचर और बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहेगा। विक्की के लिए जो वेजिटेबल्स या जो खाना बेच रहा है वो गुड्स है, बट जिसका अगर से फर्नीचर का काम हो, मतलब वो चेयर टेबल बनाता है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गए। यस, मतलब गुड्स का नहीं है कि हमेशा यही सब चीजें आएगी। गुड्स मतलब आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो फर्नीचर बिजनेस के लिए फर्नीचर गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो लैपटॉप वगैरह मोबाइल्स वगैरह क्या है, गुड्स। तो गुड्स हमेशा चेंज होता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। चलो, सेल्स में अब क्या हो गया, सेल्स रेफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स अगेन सोल्ड दैट हैव बीन ऑलरेडी बीन बॉट। जो पहले बाय कर चुके हैं उसको सेल कर रहे हैं, मतलब बाय करके सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट ऐड करके। या तो फिर रॉ मटेरियल से जो नए गुड्स बनाए और वो गुड्स हम बेच रहे हैं, राइट, मतलब अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसको हम बोला जाता है सेल्स। सेल्स में दोनों आएगा, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, दोनों आ जाते हैं। ओके सर, परचेज बताया, सेल्स बताया, अब ये क्या है नया, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न क्या है, अभी ये तो कभी सुना नहीं है। देखो, आप ऑनलाइन अमेजोन से या मिंत्रा से बाय करते हो कपड़े या कोई भी चीज, घर की जो चीज यूज करते हो, राइट। अगर से डिफेक्टिव निकली, या तो आपको कपड़ा है, आपको साइज नहीं समझ में, कलर नहीं समझ में आया, पुराना आ गया, क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। तो सेम केस यहाँ पे होता है। अगर से कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है जिसके हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसने कुछ परचेज किया है, उसने क्या किया है, परचेज किया है प्रोडक्ट, किसके लिए, मतलब किसी पर्सन से, सप्लायर से, सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज किया है। अब वो प्रोडक्ट समझ में नहीं है, डिफेक्टिव निकल गया, मतलब क्वालिटी बहुत ही खराब है। मुझे मालूम है अगर से वो प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो करूंगा मैं जो फिनिश जो बना रहा हूँ वो बहुत वाहियात बनेगा। तो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट वो अपने सप्लायर को वापस भेज देगा। तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। ओके, इसको बोलते हैं परचेस रिटर्न, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को वापस कर रहे हैं। सिमिलरली वही बिजनेस अपने कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, डिफेक्टिव निकला वापस। तो कस्टमर जब बिजनेस को वापस करेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, वो सेल्स रिटर्न। ओके, तो ये दो मेन टर्म है। सर इसका दूसरा कोई नाम है, इसका कोई दूसरा नाम है, यस, परचेस रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और यहाँ पे बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है सर, जब ट्रायल बैलेंस में आता है ना, या ऐसा वर्ड आते हैं ना, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेस रिटर्न कौन सा है, रिटर्न इनवर्ड है क्या आउटवर्ड, कि सेल्स रिटर्न कौन सा है, बहुत कंफ्यूज होता है। सिंपल फंडा है। आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, मतलब आपके पास गुड्स आ रहा है, नहीं समझा, वापस दे रहे हो, वापस दे रहे हो मतलब आउटवर्ड। तो क्या हो गया, परचेस रिटर्न मतलब आउटवर्ड। ठीक है, अब आपने सेल किया, आपने दे दिया किसी को, नहीं समझ में आया, वापस आएगा गुड्स, तो क्या हो रहा है, इन अगेन, तो उसको बोलते हैं इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड और परचेस रिटर्न मतलब परचेस आउटवर्ड। दोनों आप ऐसे याद करो, याद हो जाएगा, सिंपल रहेगा ये। चलो, तो परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न के लिए क्या बोला, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर एनी रीजन, सप्लायर को वापस किया, रीजन से डिफेक्टिव था, इज कॉल्ड परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड।
ये दो वर्ड है, परचेज रिटर्न या रिटर्न ऑन रोड। एंड दूसरा क्या है सर, व्हेन गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने हमें वापस भेजा है, फॉर एनी रीजन इट इज कॉल्ड द सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, सिंपल है, परचेज रिटर्न परचेज, सॉरी परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, सब लिंक है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर। अब ना एक्सपेंडिचर एक्सपेंस ये दो वर्ड अलग अलग है, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस दोनों वर्ड अलग है। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। एक्सपेंडिचर बोलूँ मैं, सिंपली पैसा खर्चा करना किसी भी मतलब सर, आप अगर सैलरी पे करोगे एक्सपेंडिचर, आप अगर से प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो एक्सपेंडिचर, ये सब हमारा क्या है, खर्चे हैं, बड़े बड़े खर्चे हैं, स्टूडियो खर्चे हैं, सब एक्सपेंडिचर है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग असेट्स, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर्स वगैरह, या गुड्स या सर्विसेज लिए, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज लिए, उसके लिए पेमेंट करोगे ना, क्या है वो एक्सपेंडिचर तो है। बट इसमें ना तीन टाइप है। सबसे पहले आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा वर्ड दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड नेक्स्ट है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया पहले, सबसे पहले क्या बताया मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके सर ये क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल बताऊं, रिकरिंग, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस। सर एग्जांपल दो एग्जांपल देखो, रेंट आप मंथली बेसिस पे करते हो, बार बार साल का, उसको बेनिफिट क्या है, बेनिफिट जल्दी मिल जाता है ना, शॉर्ट टर्म में सब, मतलब एक महीना यूज किया प्रॉपर्टी, एक महीने का रेंट दे दो, ठीक है। दूसरा रॉ मटेरियल परचेज करना क्या है एक्सपेंडिचर। दूसरा वेजेस, वेजेस मतलब किसको पे की जाती है, हमारी लेबर जो काम करते हैं उनको, वो क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। सैलरीज, एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है, सैलरीज पे की जाती है, क्या है वो एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल बार बार आता है, हर महीने आकर आ जाता है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन, ठीक है। इसके अलावा आपको बोलूंगा मैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के खर्चे होते हैं ना बिजनेस में ऑफ कोर्स, तो ये क्या होता है डेली बेसिस पे होता है, तो हमारा क्या है ट्रांसपोर्ट भी क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मतलब जो रिकरिंग है, बार बार होता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर फिर दूसरा जो आपने बताया, दूसरा आपने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या करता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब नॉन रिकरिंग, कभी कभी सालों में एक आध बार। ट्रक विक्की ने जो खरीदी, हर साल खरीदेगा क्या, नहीं ना, ट्रक में मस्त बिजनेस चलता रहेगा, तो क्या है वो असेट है हमारा, मतलब क्या हो गया फिक्स असेट, नॉन करंट असेट बाय करना। तो नॉन करंट असेट क्या करते हैं हम, बार बार खरीदते नहीं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल और सर, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, राइट, ट्रक, या तो फर्नीचर फिक्चर्स, हम जो घर पे फर्नीचर फिक्चर यूज करते हो डेली चेंज होता है क्या, नहीं, 5 साल 10 साल जब तक चले चलने दो, जब तक उससे बेनिफिट मिलना है आने दो, तब तक हम चेंज नहीं करेंगे। तो जो चीजें जो एक्सपेंडिचर है नॉन रिकरिंग है पहले तो, और जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करें उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल मैंने बोला लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, ठीक है, ये सब हमारे क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक और है, एक और है सबसे अलग जो नहीं समझ में आता है, इसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, सर ये क्या है, रेवेन्यू अलग ये अलग, हाँ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही फिर, तो मतलब ये एक टाइप का, देखो नाम में बोला है रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल दो, बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, समझो मेरा जो बिजनेस है उसके लिए मुझे एडवर्टीजमेंट करना है, एंड उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दी है मुझे 6 लाख रुपीज, कितनी 6 लाख रुपए, फॉर 3 years,
फॉर 3 years, मतलब 6 लाख रुपए खर्चा करूंगा और 3 साल तक मेरा एडवर्टाइजमेंट चलेगा। यस चलेगा। तो अगर से मैं समझो ये 3 साल में अगर डिवाइड करता हूँ, अगर 6 लाख रुपए मैंने फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस बता दिया तो आपको नहीं लग रहा गलत है? अरे भाई उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है तो उसको एक्सपेंस भी हम मोर देन 1 ईयर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो जैसे कि सर इसको अगर से मैं 2 लाख 2 लाख एंड 2 लाख रिकॉर्ड करूंगा तो ये करेक्ट है? यस। हमने इस 6 लाख को कितना, हाँ ये 6 लाख को 2 लाख 2 लाख 2 लाख में डिफर्ड कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या बोला मैंने आपको कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो, बट उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था कि रिकरिंग, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, मतलब उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, बहुत टाइम के लिए यूज करिए उसको। थर्ड वन डिफर्ड, है वो रेवेन्यू, है वो रेवेन्यू। देखो ना एडवर्टाइजमेंट कोई असेट है क्या हमारा? नहीं, प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी ना वो है, वो एक्सपेंडिचर ही, बट उसका बेनिफिट क्या हो रहा है हमारा? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 2 3 साल में। तो उस एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड कर रहे हैं हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख, इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हुआ क्लियर अभी? समझ में आया अभी एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है सर? फिर ये रिसिट दूसरा अपोजिट है। रिसिट मतलब पैसा आना, सिंपल। वेदर आप गुड्स बेच के पैसा लाओ, अपना प्लांट एंड मशीनरी जो असेट है आपका बड़ा वाला वो असेट बेच के पैसा लाओ, या सर्विसेज बेच के पैसा लाओ, क्या होती है? रिसिट्स होती है ना। तो इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स, प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विसेज बेच रहे हो या अपने असेट बेच रहे हो, इनसे जो पैसा आया या आने वाला है क्या बोलते हैं उसको? रिसिट बोलते हैं। सर टाइप बताओ। इसमें 2 टाइप वापस से सेम, एक होती है रेवेन्यू रिसिट अगेन, एक होगी कैपिटल रिसिट। सिंपल वापस वही, रेवेन्यू मतलब रिकरिंग एंड कैपिटल मतलब नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं आती वो। सर रेवेन्यू का एग्जांपल, अरे गुड्स सेल करते हो ना डेली बेसिस पे, रिकरिंग रिसिट है, बार बार पैसा आएगा। सर्विसेज बेचो, सर्विसेज दो, उसकी फीस बार बार आएगी, करेक्ट है। आप एडवोकेट की फीस लेते हो, राइट, हर रोज कुछ ना कुछ चीज आती रहती है। प्रोफेशनल फीस रोज आती है, ये सब क्या है? सर्विसेज से पैसे आ रहे हैं, गुड्स डेली सेल होता है हमारा, तो क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिट से वो। पर सर वो कैपिटल रिसिट मतलब फिर क्या हुआ? अरे कैपिटल रिसिट मतलब बिजनेस में जो कैपिटल आया, हर साल का पैसा लगाएंगे हम बिजनेस में? नहीं ना, जब कम पड़ेगा तब लगाएंगे कैपिटल रिसिट। अगेन दूसरा सर, जो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, खराब हो गया, 5 साल हो गया उसको, अब बेचना है उसको, कम में बेच दिया, क्या हर साल बेचेंगे उसको? नहीं ना, जब खराब होगा तब बेचेंगे। तो जो बेच के पैसा आया क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल रिसिट। लैंड एंड बिल्डिंग 10 15 साल चला है उसको, बिजनेस अभी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो उस लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया, जो पैसा आया कैपिटल रिसिट आया, ध्यान में। तो मतलब रेवेन्यू मतलब जो रिकरिंग डेली ईयरली मंथली बेसिस पे आता है, कैपिटल मतलब सालों में एक आध बार। क्लियर है अभी? चलो नेक्स्ट। तो टाइप ऑफ रिसिप्ट में मैंने दोनों बता दिया ऑलरेडी। अब आते हैं एक्सपेंसेस। सर अभी आपने एक्सपेंडिचर बताया, फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका दूसरा वर्ड है एक्सपेंसेस। सर एग्जांपल वेजेस, रॉ मटेरियल, गुड्स परचेज करना, गुड्स परचेज, ठीक है। एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करना, तो सैलरीज। क्या है सब? डेली एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी डेली एक्सपेंस है, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या डेली, ये इसको एक्सपेंसेस। मैंने क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नथिंग बट द एक्सपेंसेस। ओके, ये सिंपल वर्ड था। अब सर ये रेवेन्यू इनकम दो अलग अलग, रेवेन्यू मतलब एक टाइप की इनकम ही है, बट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम योर बिजनेस, जो मेन बिजनेस है आपका, जो प्रोडक्ट सेल करके आप बेच के जो पैसा आ रहा है, फ्रॉम योर बिजनेस ऑपरेशन, नॉट फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन में से पैसा आ रहा है ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो बेसिकली जो बिजनेस ऑपरेशन से पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। सर फिर इनकम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसमें ये रेवेन्यू भी आ गई, ये रेवेन्यू की इनकम है ना हमारी, ये रेवेन्यू भी आ गई, प्लस अदर इनकम। मतलब मेरे पास पैसा पड़ा है बिजनेस में, प्रोडक्ट तो सेल हो रहे हैं हमारे, इसमें से पैसा आ ही रहा है हमारा, दैट इज योर रेवेन्यू। प्लस मैंने एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट, उसमें से इंटरेस्ट आ रहा है,
तो क्या हो गया, रेवेन्यू प्लस दैट अदर इनकम, टोटल इनकम, उसको हम बोलते हैं इनकम। हुआ क्लियर? तो दोनों पार्ट में डिवाइड किया। रेवेन्यू एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट वो मेन बिजनेस में जो पैसा आ रहा है। इनकम मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम दोनों मिला के इनकम बनती है हमारी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, प्रॉफिट। भाई मेन वर्ड है ये, इसके लिए तो काम किया जाता है। आपका जो रेवेन्यू हुआ, जितना भी पैसा आया माइनस जितने आपके एक्सपेंसेस लगे, बचे क्या, प्रॉफिट ही तो हुआ ये। मतलब जो बिजनेस था उतना सारा जो पैसा इकट्ठा किया साल भर में, और माइनस साल भर के खर्चे, बचा क्या हाथ में, प्रॉफिट ही बोलते ना। जब डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं वर्ड, अकाउंटिंग टर्म तो ऐसे बोला जा रहा है इसको, डेली बिजनेस जिसको अकाउंटिंग नहीं पता वो भी प्रॉफिट बोलता है। तो प्रॉफिट तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं दिखा जाए। तो प्रॉफिट मतलब आपने जो बचा पैसा बेचने के बाद। गेन, सर फिर गेन अलग, ठीक है, गेन अलग हो गया, यानी प्रॉफिट अलग हो गया। यस, गेन मतलब ये कहां से आ रहा है, प्रॉफिट आपके बिजनेस में से आ रहा है, बिजनेस का रेवेन्यू माइनस बिजनेस के एक्सपेंसेस। गेन मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, नॉट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मतलब रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी जो असेट है, ये हम इसमें डील नहीं करते हैं, ये हम इसको यूज करते हैं। हमने खरीदा था, समझो एग्जांपल 10 लाख में, ओके, उसको सेल कर दिया हमने 12 लाख में। कितने में बेचा, 12 लैक्स में। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 लाख गेन हो गया। इसको बोलते हैं गेन। मतलब क्या हुआ सर, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन में से, और गेन होता है रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मतलब ऐसा है पर्टिकुलर, जैसे लैंड बिल्डिंग सेल करना ज्यादा पे, फर्नीचर फिक्चर कितने में लिया था उससे ज्यादा सेल कर रहा है, उसको बोलते हैं गेन। लॉस में दोनों आएंगे, बिजनेस का मतलब यहाँ पे अगर से बिजनेस में खर्चे ज्यादा हो गए और रेवेन्यू आपकी कम हो गई, तो ऑफकोर्स लॉस बोलेंगे उसको। या तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ले लो, 10 लाख में प्लांट एंड मशीन खरीदा था, 8 लाख में सेल कर दिया, 2 लाख का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट फॉर बिजनेस, गेन फॉर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, लॉस फॉर बोथ, दोनों के लिए वर्ड सिमिलरली यूज किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपके पूरे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक। तो यहाँ पे हमारा पूरा टर्म्स का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पूरा चैप्टर क्लोज होता है। ये हमारा लेक्चर 1 था फॉर अकाउंटिंग 11 कॉमर्स के लिए। तो आगे जाके और थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, क्योंकि ये इतना आपका नया सब्जेक्ट है, पूरा 10th अभी अभी क्लियर किया आपने, तो आपको ये टर्म्स पहले सीखना जरूरी था। अब मैं क्लियर हूँ, आप अगर से पूरा लेक्चर देखोगे, श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। इवन आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भी आप इजीली ग्रास्प कर पाओगे। एक आध बार 2 बार वीडियो देखने के बाद नोट्स अगर से लिखते हो तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वापस बेसिक पे ही आएगा, कुछ नया बेसिक लेके आएंगे जिससे आप पूरा लिंक कर पाए और आगे की फील्ड क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो, एंड आई होप आपको मजा आया और आगे भी आते रहेगा। एंड प्लस आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लोगों को शेयर कीजिए। एंड कमेंट्स, आपके जो डाउट रहेंगे आप कमेंट्स में उसका रिप्लाई दिया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।